नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 29 साल की एक महिला पूरे 19 दिनों तक एक फ्रिज में बंद थी, वो भी करीब 40 टुकड़ों में। जिस कमरे में ये फ्रिज था, उस कमरे की फर्श तक पर लाश के टुकड़े बिखरे पड़े थे। क्राइम सीन कुछ ऐसा था कि पुलिस और फॉरेंसिक टीम को टुकड़ों और सबूतों को समेटने के लिए एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर के कर्मचारियों तक को बुलाना पड़ा। फिलहाल कातिल और कत्ल की वजह दोनों ही अंधेरे में है। बेंगलुरु के व्याली कवल इलाके 21 सितंबर की दोपहर को करीब 3:30 बजे खुला। इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी की शक्ल में एक नई किराएदार आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी यहाँ अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह ये थी कि वो हर रोज अपने घर से सुबह 9:30 बजे निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की माँ और बहन इसी बेंगलुरु में रहा करते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो जाता है। उसकी माँ और बहन लगातार फोन करते हैं, पर बात नहीं हुई। इसी बीच 20 सितंबर को कुछ पड़ोसी बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हैं कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी माँ और बहन का पता और फोन नंबर दिया। मकान मालिक महालक्ष्मी की माँ को फोन करता है और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी देता है। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी की माँ से बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा जाती। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी माँ के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंच जाती। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला जाता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आती है कि सभी पीछे हट जाते हैं। कुछ देर बाद हिम्मत कर वो फिर से अंदर जाते हैं। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागते हैं। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा, वो दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। वो फौरन पुलिस को फोन करता है। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। अब पुलिस कमरे में जाती है, लेकिन बदबू इतनी तेज कि उनसे रुका नहीं जाता। पुलिस टीम भी बाहर निकल आती है। फिर डबल मास्क मंगाया जाता है। उस डबल मास्क के साथ फिर से पुलिस कमरे के अंदर जाती है। फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में एक सर, महालक्ष्मी का सर। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे में फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप जाते हैं। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को मौके पर बुलाया जाता है। सोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल था। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक पर बिखरे लाश के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान यह अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान है। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेज दिया। ನಾನು ಲಿಂಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 3 to 4 ಮಂತ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬಂತು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಡೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರಿನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಗಡೆ ಗೊಟ್ಟಲಿ ಪಾಯಸಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸರಿನಾ?
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಜಲು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. लाश के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से न तो इस फोन से कोई कॉल किया गया और न ही कोई कॉल रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल यह है कि आखिर किसी ने महालक्ष्मी को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा? आखिर उससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? वो कातिल कौन है? तो अब बेंगलुरु पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद ये पता चलता है कि 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहा करता था। 2019 में ही महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचते हैं। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमन टीम लीडर की नौकरी मिली। दोनों बेंगलुरु के ही नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। बाद में दोनों को एक बेटी हुई। 2023 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती थी, जबकि महालक्ष्मी ने व्याली कवल इलाके में 5 महीने पहले यहाँ किराए का एक कमरा ले लिया। अब वो यहाँ अकेली रहती थी। हर 15 दिन या महीने में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच अब इस दूरी की वजह लव ट्रायंगल थी। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़ा होता था और इसी झगड़े की वजह से करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने मां और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के इस घर में आ गई। उत्तराखंड ಅಶ್ರಫ್ ಯಾರು, ಏನಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೌಟಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ? ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಅಶ್ರಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಕಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದು ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 2023 ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇ ಆರ್ ಏಪ್ರಿಲ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೋದು, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಭೇಟಿ? ಲಾಸ್ಟ್ 25 days ago ಐ ಥಿಂಕ್, 25 to 30 days ago. ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ನೆಲಮಂಗ್ಲಾಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಏನಾದ್ರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದ್ರ? ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್. पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद घर आती। पड़ोसियों ने कुछ मौकों पर एक अजनबी को महालक्ष्मी को घर से पिक और ड्रॉप करते जरूर देखा, लेकिन वो कौन है वो नहीं जानते। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी है कौन। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ, जिस पर हेमंत को शक था, उससे लंबी पूछताछ कर चुकी है। लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड 2 सितंबर से 19 सितंबर तक की इनकी लोकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में ठूंस दिया? तो बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक खुद महालक्ष्मी के मोबाइल के कॉल डिटेल से शक की सुई एक अजनबी की तरफ घूम रही है।
हालांकि बकौल पुलिस उस अजनबी की जानकारी उसके पास है, उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट न हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाए। The case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. He is an outsider. पुलिस तफ्तीश में यह भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन से महालक्ष्मी गायब हुई और उसका मोबाइल बंद हुआ, तब से महालक्ष्मी के घर पर कभी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी महालक्ष्मी के घर से कोई ऐसी आवाज नहीं सुनी जिससे उन्हें शक होता। हालांकि क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती है, वहां किसी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। कोई भी आसानी से देख सकता है। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई हो और इसीलिए घर से कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह लाश के टुकड़े किए गए हैं, उसको देखकर भी पुलिस को अंदाजा है कि यह जल्दबाजी में नहीं हुआ है। यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली से लाश के टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात उसी घर में रहा। हालांकि हैरानी इस बात की है कि किसी ने उसे जाते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी, उस बिल्डिंग के आसपास की तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी न किसी कैमरे में वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जो पुलिस ये तक जानती हो कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो कातिल का असली नाम और चेहरा भी जरूर जानती होगी। लिहाजा उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्द वो चेहरा और नाम भी सामने होगा। सगै राज, बेंगलुरु, आज तक। 2022 में दिल्ली के एक घर से एक फ्रिज ने भी इसी तरह लाश के टुकड़े उगले थे। लाश के ये टुकड़े मुंबई की श्रद्धा के थे, जबकि कातिल श्रद्धा का दोस्त आफ्ताब पूना वाला था। इस केस को 2 साल हो चुके हैं। मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन अब भी फैसले का इंतजार है। महालक्ष्मी का केस 2022 में श्रद्धा केस से काफी मिलता जुलता है। महालक्ष्मी के कत्ल के बाद 19 दिनों तक लाश के टुकड़े फ्रिज में थे। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल 18 मई 2022 को हुआ था, जबकि कत्ल का खुलासा नवंबर में हुआ। कत्ल के बाद आफ्ताब करीब महीने भर तक किश्तों में फ्रिज से निकाल कर लाश के टुकड़ों को जंगल में ठिकाने लगाता रहा। महालक्ष्मी शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग रह रही थी। श्रद्धा बिना शादी के आफ्ताब के साथ रह रही थी। श्रद्धा के किसी और के साथ रिश्ते को लेकर आफ्ताब को शक था। यहाँ महालक्ष्मी केस में उसके पति हेमंत को उसके अफेयर का शक था, लेकिन ये शक महालक्ष्मी के कत्ल की वजह बनी या वजह कुछ और है, इसका खुलासा तभी होगा जब कातिल पुलिस की गिरफ्त में होगा। हालांकि आफ्ताब की तरह महालक्ष्मी के केस में फिलहाल पुलिस ने उसके पति हेमंत दास को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है, यानी वो अपनी पत्नी का कातिल नहीं है। श्रद्धा केस ने पहली बार लाश के टुकड़े कर उसे फ्रिज में रखने या छुपाने का आइडिया दिया था। ठीक उसी तरह महालक्ष्मी की लाश के साथ भी किया गया। फिलहाल श्रद्धा केस दिल्ली की एक अदालत में है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, लेकिन इसके बावजूद अभी इस केस में गवाही तक पूरी नहीं हो पाई है। सजा का ऐलान कब होगा पता नहीं। जैसे दिल्ली में श्रद्धा वॉकर के साथ हुआ था, वैसे ही मामला यहाँ पे बेंगलुरु में सामने आया है। पुलिस इस केस के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस के सूत्रों के अनुसार उन लोगों ने अपराधी को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है और उसको ढूंढकर ये लोग ओडिशा और वेस्ट बंगाल पहुंच गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार ये लड़की शादी होकर उसके हस्बैंड से दूर यहाँ पे वयालीकाल पे रहती थी।
और उनका फैमिली नेलमंगला बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में रहते थे। अभी पुलिस इसी पूरी इन्वेस्टिगेशन को अभी कंटिन्यू कर रही है। कैमरामैन शिव के साथ सगाई राज, आज तक बेंगलुरु। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।